हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सिविल सूट के रिगार्डिंग जो बेसिक नॉलेज होती है, जो हर लॉ स्टूडेंट को जानना नेसेसरी है, हर एडवोकेट को जानना नेसेसरी है जो कि न्यू कमर हैं, एंड हर जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले बंदों को ये बेसिक नॉलेज का पता होना नेसेसरी है। बात करें सिविल सूट की कि सिविल सूट क्या होता है। ये सिविल सूट डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज की जो सिविल सूट है वो एक डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, प्राइवेट पार्टीज की, विच कैन इंक्लूड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सिविल सूट आल्सो फाइनलाइज और एनी पर्सनल अफेयर दैट नीड ए जज और कोर्ट अप्रूवल। कि जो सिविल सूट होता है वो प्राइवेट पार्टीज के बीच में होता है, इंक्लूडेड इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है। जैसे कि डिवोर्स का केस हो गया, किसी का नाम चेंज करवाना है वो केस हो गया, कोई अदर मैटर जो कि प्राइवेट पार्टीज के बीच में होता है उसे हम सिविल सूट कहते हैं। सिविल सूट में दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ होता है जो सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट कौन होता है जो केस को डिफेंड करता है। बात करें सिविल सूट में यूज होने वाले लीगल टर्म की, जैसे कि हम कोई प्लेंट पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि खेवट खतौनी। कि खेवट क्या होती है? खेवट मालिकों की भूमि जमाबंदी में दर्ज की जाती है और एक खास क्रमांक दे दिया जाता है, उसे हम खेवट कहते हैं। कि जो ओनर होते हैं प्रॉपर्टी के उनका नाम दर्ज किया जाता है जमाबंदी में और उनको एक खास क्रमांक दे दिया जाता है, एक सीरियल नंबर दे दिया जाता है, जिसे हम खेवट कहते हैं। बात करें खतौनी की, खतौनी क्या होती है? जमाबंदी में काश्तकारों का विवरण दर्ज होता है। काश्तकार कौन होते हैं? जो खेती करते हैं, उनका नाम दर्ज होता है और उसे एक क्रमांक दे दिया जाता है, उसे हम खाता या खतौनी कहते हैं। बात करें जो सिविल सूट है, सिविल सूट में क्या होता है? गिरदावरी का भी यूज होता है। गिरदावरी क्या होती है? हर फसल को साल में 2 बार एक रजिस्टर में पटवारी द्वारा दर्ज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गिरदावरी कहते हैं। इसमें फसल का नाम, रकबा, भूमि की किस्म, नहरी, शाही, बरानी, काश्तकार का नाम आदि लिखा जाता है। और इस जो ये गिरदावरी होती है ये साल में 2 बार एक किसके द्वारा की जाती है? पटवारी के द्वारा दर्ज की जाती है। बात करें मजरूआ और गैर मजरूआ, ये क्या होता है? जो भूमि काश्त योग्य हो और उसमें फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मजरूआ कहते हैं। जो गैर मजरूआ होती है, जो भूमि या टुकड़ा काश्त करने योग्य न रहा हो, जैसे कि तालाब हो गया, सड़कें हो गई, स्कूल आदि हो गया, ये सब क्या होती हैं? गैर मजरूआ और गैर मुमकिन में लिखा जाता है। बात करें आगे जो लीगल चीज़ होती है, निशानदेही एक वर्ड आता है सिविल सूट में, निशानदेही। निशानदेही क्या होती है? कई बार मालिकों को अपनी भूमि की सीमाओं को लेकर शक या झगड़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में पटवारी द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर खेतों की सीमाएं निशान लगाकर समझा दी जाती हैं, जिसे हम निशानदेही कहते हैं। आपने मोस्टली वर्ड ये सुना होगा निशानदेही। जब आप सिविल सूट की ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करें खुद काश्त की। खुद काश्त क्या होता है? जब मालिक भूमि को क्या करता है? खुद काश्त करता, मतलब खुद यूज करता है, खुद फसल पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? खुद काश्त कहते हैं। बात करें अब जो यूज होती हैं वर्ड, जैसे कि क्रम, कि कितने क्रम का रास्ता, आपने नॉर्मली बातें सुनी होंगी। क्रम 66 इंच लंबा जरीब का 10वां भाग होता है, राइट। इकरारनामा भी आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि ये क्या होता है? ये आपसी फैसला होता है। जब 2 पर्सन होते हैं उनके बीच में झगड़ा होता है, वो समझौता कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? इकरारनामा कहते हैं। अब आपने दूसरी जो चीज सुनी होगी रकबा, जो कि मैंने पीछे बताया। रकबा क्या होता है? रकबा होता है खेत का अक्षेत्रफल। कि जो हम खेती के लिए ज़मीन यूज़ करते हैं ना, उसको रकबे में बोलते हैं कि कितने क्षेत्रफल में, राइट। फील्ड बुक क्या होती है? खेतों के क्षेत्रफल के विवरण की पुस्तिका होती है, राइट। उसमें क्या होता है? क्षेत्रफल लिखा होता है खेतों का, कि कितने किले हैं, कितने एकड़ ज़मीन है, राइट। फर्द, आपने नॉर्मली सुना होगा फर्द क्या होती है? नकल को बोलते हैं हम, राइट। अब बात करें
कनाल, एक कनाल में क्या होता है 20 मरले होते हैं, राइट। 8 कनाल का 1 एकड़ होता है। वो दूसरी चीज होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, नूजल भूमि कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इस्टेटेड प्रॉपर्टी, इस्टेटेड लैंड। जिस मालिक का कोई वारिस ना हो उसे रिकॉर्ड माल में बिला जन लावेदा यानी बिना औरत के और बिना संतान के लिखा जाता है, और वारिस न होने की सूरत में भूमि सरकार के नाम हो जाती है। ऐसी भूमि को नूजल भूमि कहते हैं। मतलब एक पर्सन है, उसकी ना तो शादी हुई ना उसकी कोई संतान हुई, उसकी भूमि क्या होता है सरकार के पास चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं नूजल लैंड कहते हैं, राइट। दूसरा क्या, वक्फ भूमि। वक्फ भूमि कौन सी होती है, जिसपे कोई मस्जिद हो, मजार हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान से संबंधित ऐसी भूमि को वक्फ भूमि कहते हैं। किसान पासबुक, किसान को अपनी भूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए बार बार पटवारी व तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और रजिस्ट्री व कोर्ट केस के मामले में उन्हें बार बार नकलें लेनी पड़ती हैं, जिससे किसान पर काफ़ी बोझ पड़ता है और वक्त की बर्बादी होती है। इस बात का ध्यान में रखते हुए क्या है, सरकार ने किसान बुक बनाई। किसान बुक में क्या होता है, किसान का नाम लिखा होता है, उसकी ज़मीन से रिलेटेड जानकारी होती है। अब आपने सुनी होगी वसीयत, जिसे विल बोलते हैं इंग्लिश में। कई बार आदमी ये सोचता है कि उसके मरने के बाद वारिसों को उसकी जायदाद को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसलिए वो मौत से पहले एक इच्छा पत्र या वसीयत लिख जाता है, मतलब विल बना जाता है, और उसकी जायदाद का कितना हिस्सा किसको दिया जाएगा वो सब उसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है, जिसे हम वसीयत बोलते हैं। वसीयत रजिस्टर्ड व बिना रजिस्टर्ड दोनों प्रकार की हो सकती है। जो विल है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मुनादी। मुनादी क्या होती है, गांव में प्रचार या सूचना देने का एक तरीका होता है। जब कोई कोर्ट किसी की प्रॉपर्टी अटैच करती है तो क्या करती है, मुनादी देती है कोर्ट में। मतलब जो कोर्ट है वो मुनादी का ऑर्डर देती है, मतलब गांव में अनाउंसमेंट करवाती है कि उस फला दिन उस केस में उस बंदे की प्रॉपर्टी को क्या है अटैच किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और ये कौन करता है, ये गांव का जो चौकीदार होता है वो करता है, राइट। अब बात करें एडवर्स पोजीशन की, जिसे हम पुराना कब्जा बोलते हैं सिविल सूट में। कई बार लोग दूसरे की भूमि पर नाजायज तौर से कब्जा व काश्त कर लेते हैं। कानूनी तौर पर काश्तकार, किराएदार, पट्टादार का कब्जा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज और काश्त करता है तो महकमा माल पटवारी तहसीलदार का फर्ज बनता है कि इस तरह की जो भूमि है उसकी एंट्री न करे, क्योंकि गैर कानूनी काम की एंट्री करना मना है। ऐसा देखने में आया कि कई बार पटवारी नाजायज कब्जे की एंट्री कर देते हैं, लगान या बटाई या खाना भी खाली कर देते हैं। रिकॉर्ड मालूम जो एडवर्स पोजीशन होती है, ये होती है पुराना कब्जा। मतलब किसी बंदा पुराना कब्जा चला रहा है और वो क्या करता है, कोई अनदर पर्सन उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। इसे क्या कहते हैं, एडवर्स पोजीशन। और इसके रिलेटेड सिविल कोर्ट में दावा चल सकता है, राइट, मतलब केस चल सकता है। अब बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, जिसे हम बयाना कहते हैं। जब कोई ज़्यादा ज़मीन बेचनी हो तो इसका एक ही तरीका तो ये है कि तहसील में जाकर सीधे रजिस्ट्री करवा दी जाए, यानी दोनों पार्टियों को कुछ समय की ज़रूरत हो तो रजिस्ट्री करवाने से पहले एक लिखित कार्रवाई लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, तहसील से बाहर नोटरी आदि से टेस्ट करवा लिया जाता है। दोनों पार्टी जो एग्रीमेंट टू सेल करती हैं वो मौके पर हाजिर होती हैं, अपने क्या होती हैं सिग्नेचर करती हैं, और जो ज़मीन उन्होंने सेल करनी होती है उसका क्या लिखते हैं, खेवट लिखते हैं, खतौनी लिखते हैं, किला नंबर लिखते हैं, ये सब मेंशन करते हैं, जिसे हम हिंदी में बयाना बोलते हैं और इंग्लिश में एग्रीमेंट टू सेल। अब बात करें मोर्गेज डीड की। जब किसी मालिक को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी जायदाद को गिरवी या रहन रखकर रकम उठा सकता है। इसके लिए उसे क्या करता है, रहननामा मतलब मोर्गेज डीड को रजिस्टर करवाना होगा। जो भूमि रहन की जाएगी उसकी फर्द लगाकर भूमि का पूरा जिक्र करेगा, यानी भूमि का खसरा, किला नंबर लिखा जाएगा, और जो किला नंबर उस पार्टी ने मोर्गेज किया उसके बारे में क्या है स्टाम्प पेपर पे लिखा जाएगा, उसकी रिलेटेड जितनी मनी उसने लेनी है वो सब लिखा जाएगा, जिसे हम मोर्गेज डीड बोलते हैं। अब बात करें लीज डीड की। कोई भी ज़मीन काश्त करने के लिए पट्टे या ठेके पर ली जाती है। अगर पट्टा 1 साल तक का हो तो इसे तहसील में जाकर रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो तो रजिस्टर करवाना नेसेसरी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीज डीड। अब बात करें
सूट फॉर डिक्लेरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, कोर्ट की डिग्री। मालिकाना हकों के बारे में लोग कोर्ट कचहरियों में दावे करते हैं और कोर्ट से डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी डिग्रियों का रिकॉर्ड माल में इंतकाल की रूह से अमल किया जाता है। इस बारे में कानून स्पष्ट है कि जैसे जैसे कोर्ट के आर्डर होंगे, माल अफसर उन्हें लागू करते जाएगा और इन आर्डरों को रोकेगा नहीं जब तक इस बारे में दूसरी पार्टी सटे न्याय पेश करे। मुख्य तौर से इसका ब्यौरा इस प्रकार है, जैसे कि सेटलमेंट या ट्रांसफ़र, सटे, ये सब चीज़ क्या होती है, ये सूट फॉर डिक्लेरेशन का पार्ट है। अब बात करें अपील, रिवीजन और रिव्यू। अपील क्या होती है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ केस करती है और वो केस हार जाती है तो उसके लिए क्या करती है, वो अपील करती है या कोई रिवीजन फाइल करती है या कोई रिव्यू करती है, राइट। अब बात करें अडॉप्शन डीड की। अडॉप्शन डीड क्या होती है? अडॉप्शन डीड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गोदनामा। यदि किसी व्यक्ति या संतान नहीं है या केवल लड़कियां हैं तो वो कानून के अनुसार वह किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है। ज़्यादातर लोग अपने भाई या लड़की या दूसरे नाती बच्चे गोद ले लेते हैं। अगर बच्चा नहीं मिल रहा हो तो वह कहीं से भी बच्चा गोद ले लेते हैं, कानून में इसकी छूट देता है। धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से गोद लेने के लिए अनाथ बच्चे मिल जाते हैं। यदि बच्चा रिश्तेदार या नाती का हो तो दोनों तरफ से माँ बाप की मंजूरी व अटेंडेंस जरूरी है। और बच्चा दीवानी सिविल कोर्ट के आर्डर से या तहसील कार्यालय में गोदनामा रजिस्टर करवाया जाता है। मालिक के मौत के बाद गोदनामा रजिस्टर कराने की रूह से पटवारी को इंतकाल विरासत दर्ज करेगा, तहसीलदार की मंजूरी लेगा। ये अडॉप्शन डीड के बारे में बात करता है। अब बात करें एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट को हिंदी में कहते हैं अलफनामा, जिसे अंग्रेजी में एफिडेविट कहते हैं। ये एक तरह से कसम के साथ बयान है जो फिक्स स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है, मतलब 10 रुपये पे का जो स्टाम्प पेपर होता है उसे लिया जाता है और उस पर लिखा जाता है। जो एफिडेविट होता है उसमें बयानकर्ता के नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, बयान का पूरा विवरण, बयान का आधार रिकॉर्ड, जानकारी के अनुसार गवाह के दस्तखत सब लिखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अटेस्ट करने के लिए अधिकारी के दस्तखत व मोहर लिखी होती है। और जो एफिडेविट होता है वो क्या होता है, सुनकर और पढ़कर लिखवाया जाता है। अब बात करें पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे हम मुख्तियारनामा बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं पेश नहीं हो सकता और अपनी ओर से दूसरे व्यक्ति को मुख्तियार बना सकता, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है, जो उसकी ओर से कार्य करेगा। मुख्तियारनामा सभी हक देता है जिसमें बे, हिब्बा, रहन भी शामिल है। ये मुख्तियारनामा रजिस्टर होना चाहिए। मुख्तियारनामा खास एक विशेष काम के लिए दिया जाता है, जिसे कि कोर्ट में पेश होने के लिए, सरकारी दफ्तरों में भूमि अधिग्रहण केस की पैरवी आदि के लिए कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट और नोटरी से अटेस्ट होना जरूरी है। मुख्तियारनामा निम्नलिखित में किन किन कामों में दिया जाता है? खास केवल एक काम में, जैसे कि कोर्ट या इंतकाल आदि के लिए दिया जाता है। मुख्तियारनामा आम सभी कामों में के लिए दिया जाता है। मुख्तियारनामा खास तहसील में टेस्ट होगा और पंजीकृत होगा, राइट। अब बात करें रजिस्ट्री लिखने के तरीके की। रजिस्ट्री लिखने के 3 तरीके हैं, कंप्यूटर द्वारा, सरकारी लाइसेंस शुदा वसीका नवीस के द्वारा और वकील के द्वारा। मोटेशन क्या होता है, जिसे हम इंतकाल बोलते हैं। इंतकाल क्या होता है कि जब कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है, किसी को कोई प्रॉपर्टी आती है, किसी की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उसके जो बच्चों को प्रॉपर्टी जाती है वो भी इंतकाल के थ्रू जाएगी, राइट। अब बात करें नकल जमाबंदी की। नकल जमाबंदी इंतकाल कंप्यूटर में मंजूर होने के बाद हम 2 प्रकार से निकलवा सकते हैं, पड़त पटवार और ऑनलाइन। इस नकल में हम अभियुक्त कॉलम अपडेट करेंगे जिसमें इंतकाल का जो म्यूटेशन है उसका नंबर दर्ज होगा। ऑनलाइन क्या है, इस नकल से हम नए मालिक का नाम मलिकियत के कॉलम में लिख देंगे। अब बात करें फ्रेंड्स जमाबंदी। जमाबंदी 5 जो है, जमाबंदी क्या होती है, वो एक रिकॉर्ड होती है, लैंड का रिकॉर्ड होता है, राइट। उसमें सबका नाम लिखा होता है, खेत खतौनी लिखे होते, किला नंबर लिखा होता है, खसरा लिखा होता है, रकबा लिखा होता है। ये सब क्या होता है, ये जमाबंदी का पार्ट होता है। जमाबंदी क्या होती है, प्रॉपर्टी की बुक होती है। उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स आज आपको मेरा द्वारा दिया गया लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। ये लेक्चर बहुत ही ईजी है और बहुत ही जानकारी वाला है। प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।